अगला टॉपिक देखते हैं जो है रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है? तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत गहरा रिलेशन है, ऐसा कि बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत गहरा रिलेशन है। ऐसा समझिए कि अगर आप लॉ ऑफ नेचर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रकृति के नियम को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ठीक है, प्रकृति के नियम को समझना या समझाना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स नेसेसरी है। मैथमेटिक्स नेसेसरी है। मैथमेटिक्स आपके रास्ते को आसान कर देता है। मैथमेटिक्स आपके रास्ते को आसान कर देता है। अगर आपको फिजिक्स समझना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहता है, देखिए एस.सी. वर्मा सर ने क्या कहा। एस.सी. वर्मा सर ने कहा कि द डिस्क्रिप्शन, द एक्सप्लानेशन, ऐसे लिख देते हैं, एक्सप्लानेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, नेचर बोले तो फिजिक्स के डिफिनेशन में हम लोग समझ चुके हैं, जो फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका मतलब नेचर होता है। तो नेचर बोले तो फिजिक्स टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ नेचर, दैट मीन्स फिजिक्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर becomes easy if we use mathematics। अगर हम मैथमेटिक्स यूज कर लें, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स के नियमों का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर हम मैथमेटिक्स यूज करें तो आसान हो जाता है। डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन उसका ईजी हो जाता है। ऐसा हम नहीं, सारे फिजिसिस्टों ने कहा है। एस.सी. वर्मा सर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी आपका एनसीईआरटी भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। तो आप इस समझ लीजिए, ये सच्चाई है कि अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है, फिजिक्स अच्छा चाहिए, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत रिलेशन है दोनों में। अभी बात करेंगे कैसे रिलेशन है। न्यूटन साहब का है। न्यूटन साहब बहुत सारे आप जानते होंगे, न्यूटन साहब हमारे बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनकी एक सेंटेंस है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज। मैथमेटिक्स को उन्होंने लैंग्वेज माना। वो भी किसका लैंग्वेज देखिएगा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। उन्होंने कहा प्रकृति की भाषा है। ये न्यूटन साहब का कहा हुआ स्टेटमेंट है कि जो मैथमेटिक्स है वो प्रकृति की भाषा है। इससे प्रकृति को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। प्रकृति की ब्यूटी नज़र आती है इस मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को उन्होंने एक लैंग्वेज बताया, एक साइंस का सब्जेक्ट न बता करके, और उन्होंने कहा कि ये जो है प्रकृति की बनाई हुई भाषा है, इसमें प्रकृति की ब्यूटी समाहित है। आप इससे प्रकृति को एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए कितना आसान है, हो जाता है मैथमेटिक्स की यूज से। अगर आपको ग्रेविटेशन लॉ को, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को एक्सप्लेन करना है, 9th क्लास में तो आप पढ़े ही होंगे, तो उसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। Fg होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r²। सोचिए इसी बात को लिखना होता तो आप कहते कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों की गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना बात अब लिखते, उसको कितना आसान हो गया कहना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। तीन आसान कर देता कौन? मैथमेटिक्स का यूज आसान किया आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके रास्ते को आसान करते हुए चला जाता है, लॉ ऑफ नेचर के एक्सप्लेनेशन को आसान करते हुए चला जाता है। इसीलिए तो कई साइंटिस्टों ने, कई फिजिसिस्टों ने ऐसा माना, और हम भी मानते हैं, मैथमेटिक्स इज द
मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की भाषा है, फिजिक्स की भाषा है। और जब आप किसी चीज़ की भाषा को ही नहीं जानते तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। आपको रामचरितमानस पढ़ना है, आपको हिंदी आना चाहिए, बिना हिंदी आए हुए नहीं पढ़ सकते। आपको हिस्ट्री का किताब पढ़ना है तो उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई ना कोई एक भाषा आना चाहिए जिसमें लिखा हुआ हिस्ट्री की किताब आप पढ़िएगा। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। कई फिजिसिस्ट ऐसा कहते हैं कि कईयों ने ऐसा कहा है, तो हम भी कह रहे हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। ऐसा कई जगह कहा है, कई किताबों में ऐसा लिखा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस while mathematics is queen, mathematics is queen। तो सोच लीजिए इस तरह का रिलेशन है, राजा रानी वाला रिलेशन है। अगर आप फिजिक्स को साइंस का किंग मान रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स जो है क्वीन है, रानी। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले नाराज नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा ही कहा जाता है, पहले से सब चीज़ें डिफाइंड है। फिजिक्स को ऐसा, सच्चाई भी है, ऐसा है, सारा दुनिया ऐसा ही चलता है, तो हमको ऐसा ही कहना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग भी खुश हो सकते हैं, मान के चलिए सेनापति वगैरह और मंत्री होगा आप लोग हुए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। दिल से नहीं लेंगे मेरे बातों का, ऐसा दुनिया मानती है, हम भी मान रहे हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। फिजिक्स आपके साइंस का अगर राजा है तो आपको मैथमेटिक्स को रानी मानना पड़ सकता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कितना यूजफुल है कि राजा को आप बिना रानी के बिना नहीं समझ सकते हैं, और रानी भी बिना मतलब कोई मीनिंग नहीं बचेगा, रानी का मीनिंगलेस हो जाती है अगर राजा को हटा दिया जाए तो। आखिर मैथमेटिक्स जानेंगे क्यों जो फिजिक्स अगर नहीं होगा तो, ठीक है। और फिजिक्स अगर जानना है तो मैथमेटिक्स जानना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, इससे हम निष्कर्ष पर क्या पहुँचते हैं? इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ही रोमांटिक नहीं, गहरा रिलेशन है। आप लोग तो वहीं सोचिएगा रोमांटिक रिलेशन है, राजा रानी सुन क्या लिए, तुम कहेंगे हैंस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हैज अ डीप रिलेशन, गहरा रिलेशन है, रोमांटिक नहीं। भटकते आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। मानने हैं राजा रानी नहीं है, इनमें डीप रिलेशन है। अगर आप इनको जानना चाहते हैं, फिजिक्स को जानना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स जानना अनिवार्य है। तो मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसे कहते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट मतलब कि दो प्रिंसिपल हैं फिजिक्स में, आपको दो प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल पर ही पूरी फिजिक्स काम करते रहती है, उन्हीं के इर्द गिर्द काम करती रहती है। कहेंगे देयर आर मेनली टू प्रिंसिपल इन फिजिक्स, कि दो सिद्धांत है फिजिक्स के, इसी दो सिद्धांत के इर्द गिर्द फिजिक्स काम करते हुए रहता है। तो इनमें पहला सिद्धांत क्या है, देखिएगा। पहला सिद्धांत को कहते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। पहला सिद्धांत है यूनिफिकेशन से नाम ही लग रहा है कुछ एक करने जैसा बात है। तो हाँ,
प्रकृति की बहुत सारी घटनाओं को, वेरियस फेनोमेना को हम कम से कम या एक नियम से समझा पाएँ। ये बार बार फिजिक्स कोशिश करता है कि कम से कम नियम में ज़्यादा से ज़्यादा बात हम समझा पाएँ। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, ट्राई टू एक्सप्लेन, हम लोग कोशिश करते रहते हैं। ट्राई टू एक्सप्लेन, क्या चीज़ कोशिश करते हैं? एक्सप्लेन वेरियस फेनोमेना, वेरियस माने बहुत सारे, फेनोमेना, फेनोमेना ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज, मिनिमम लॉज या फिर कंसेप्ट। हम लोग क्या कोशिश करते रहते हैं? हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरियस फेनोमेना ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न घटनाओं को हम कम से कम नियम से एक्सप्लेन कर दें। इस प्रिंसिपल को कहते हैं यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल मतलब कुछ किसी भी चीज़ का गिरना। एप्पल फेमस है, इसी की वजह से आया था, तो इसी को लिख लेते हैं। फॉलिंग ऑफ एप्पल, एप्पल का गिरना किस? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ मून, अब जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, क्यों घूम रही है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो ये प्लैनेट्स है, जितने ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर। क्यों घूम रहे हैं? न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये देखिए, इतना एक छोटा सा पेड़ से एप्पल और मैंगो का गिरना, आपका हमारा एक हाथ से कलम छूटेगा, नीचे गिरेगा। इन छोटी से छोटी घटना को से लेकर ये बड़े से बड़े घटना, कहाँ मोशन का, मून का मोशन, अर्थ का मोशन, प्लैनेट्स के मोशन, इन सब चीज़ को हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं। वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। तो इस बात को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल। मैक्सवेल्स ने 4 नियम दिए। बाकी हम समझ रहे हैं कि आप लोग नहीं जानते, इन सब ये तो जान रहे होंगे, इसको नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानिए। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। उन्होंने 4 इक्वेशन दिए और इससे हमने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा दिया। क्या क्या चीज़ को समझा दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला नियम से इसका कहानी खत्म कर दिए। दूसरा जो नियम आया उससे हम लोग खत्म कर दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का, और इनको हमने छोटे छोटे चीज़ों से खत्म कर दिया। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से लिख देते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरे नियम से दूसरा खत्म। तीसरा नियम से हमने क्या खत्म कर दिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और चौथा नियम से उन्होंने क्या खत्म कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, फिजिक्स की सारी बड़ी बड़ी शाखाएं मात्र 4 इक्वेशन से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो फिजिक्स में ऐसा हम लोग करते हैं, कम से कम नियम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, डेट इज यूनिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रिंसिपल, वो क्या है? रिडक्शनिज्म। देखिएगा, रिडक्शनिज्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें देखिए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये फिजिक्स की ये भी प्रिंसिपल है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके हम लोग पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं।
और फिजिक्स के इस प्रिंसिपल को रिडक्शनिज्म कहते हैं। इसमें भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ट्राई टू एक्सप्लेन। क्या लिखेंगे? ट्राई टू एक्सप्लेन बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑन द बेसिस मोर। हम लोग क्या करते हैं? ट्राई टू एक्सप्लेन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का बिगर या बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, ठीक है, बहुत बड़े या फिर बड़े प्रॉब्लम को या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। इसी के हिस्से से, इसी के टुकड़े से हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फिजिक्स की ये जो प्रिंसिपल है इसे रिडक्शनिज्म कहेंगे। अब कैसे हम लोग फिजिक्स के टुकड़े टुकड़े में तोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ही, पूरा तो पढ़ना ही है, पूरा फिजिक्स पढ़ना है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब कुछ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। यही तो खूबसूरती है, आपको 11th क्लास में और 12th क्लास मिला करके पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया जाता है। डर गए? बस ऊपर से, ठीक है, पूरा फिजिक्स ऊपर से पढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स मिक्स। अब इसमें क्या है? इट हैज कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज। इसके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स गुण है। जैसे लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंड आप लिख सकते हैं एंट्रोपी। ये सारे कॉम्प्लेक्स इसके पास गुण है। अब इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जिस भी पार्टिकल में, जिस भी मैटर में, जिस भी सब्सटेंस में इस सब बात को समझाना होगा, टेम्परेचर, इंटरनल एंट्रोपी, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हम लेंगे काइनेटिक, अप्लाई कर देंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल हमने क्या किया? उसके एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम्स को लिए, उनके काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन करके अब इस चीज़ को आसान बना लिया, आसान करके सॉल्व कर लिए। तो फिजिक्स की इस खूबसूरत प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। और इन्हीं दो प्रिंसिपल पर पूरा का पूरा फिजिक्स काम करता है। तो चलिए, ठीक है।